नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग वाला पर। और मैं लेके आ गया हूं आपकी जाइब की क्लास दोस्तों। तो आज हम लोग रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की तीसरी क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और मेरा नाम है अरविंद सर, यानी अरविंद शुक्ला, और मैं आपके लिए लेके आता हूँ जाइब की क्लास पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिकलेक्टेड एमसीक्यूज हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के क्लास 3। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने के पहले आप सभी को बता दें, जाइब का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है दोस्तों, जहां पर कंप्लीट टीम है। आपके चारों फैकल्टीज आपके सामने हैं। पेपर 1 आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, पेपर 2 आपको अभिजीत सर पढ़ाएंगे, पेपर 3 आपको महेश सर पढ़ाएंगे और पेपर 4 मैं अरविंद शुक्ला सर आपको पढ़ाएंगे। तो लीस्ट प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, 14999 यानी 1499। ठीक है, मात्र 1499। और ये ऑफर वैलिड है 30 अप्रैल तक। तो फटाफट आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो हमारी क्लासेस को अच्छी तरह से पढ़ें, वो जाइब का महापैक ले सकते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। और यहां पर भी लीस्ट कॉस्ट में आपको ये महापैक अवेलेबल कराया जा रहा है मात्र 2999 यानी 2999 रुपए में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये ऑफर भी आपको 30 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड है। ठीक है दोस्तों, सो फटाफट जुड़ जाइए आप हमारे कोर्सेज में, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे सिस्टमैटिक तरीके से, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, कंप्लीट सिलेबस, जहां से आप करेंगे अपने जाइब की तैयारी और क्वालिफाई करेंगे अपने जाइब एग्जाम को 60+ मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सिलेक्ट द ऑड वन। आपको यहां पर ऑड यानी चारों ऑप्शन में से एक ऑड आंसर सिलेक्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी। एक ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें तो पेमेंट्स आर मेड रिसीव एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, पीबी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू यानी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी 1 + r की पावर n। ठीक, ये पावर n है दोस्तों, जहां पर पीबी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, 1 मीन्स 1 रुपी, r मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड n मीन्स पीरियड ऑफ टर्म। ठीक है, पीरियड्स और टर्म, तो जो भी आपका समय होगा उसके लिए है। एन्युटी ड्यू का मतलब होता है पेमेंट्स आर मेड रिसीवेबल एट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और ई ऑप्शन कहता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एफ बी इंटू सी बी फैक्टर। ठीक, तो आपको इन सभी में से जो भी ऑड वन है उसको चुनना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, यानी अगर हम ऑप्शन की बात करें, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं पहले। चलिए, कलर चेंज हो गया है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी एन्युटी, पेमेंट्स आर मेड रिसीव एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सो यहां पर कोई भी चेंज यानी करने की जरूरत नहीं है। एफ वी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर n, ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला यूज करके आपको प्रश्न भी कराया है। ठीक है, सी पॉइंट कहता है इंटरेस्ट एंड, ओके, सी यहां पर पॉइंट नहीं है, ये है आपका सी पॉइंट और ये है आपका डी पॉइंट। ठीक है, एन्युटी ड्यू पेमेंट आर मेड रिसीव्ड एट बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, यानी सी स्टेटमेंट भी सही है। और डी की जब हम बात करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एफ बी इंटू सी बी फैक्टर, तो आपका जो ऑड आंसर है वो यही है, क्योंकि यहां पे ये फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो द करेक्ट आंसर इज डी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। ओके, सो यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डी होगा। यानी अगर हम फॉर्मूला बेस्ड क्लास की बात करें, केस क्लास में जो फॉर्मूला बेस्ड ऑप्शन है उसमें जो आपका डी ऑप्शन है यानी लास्ट वाला, वो आपका करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑड है। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिवर्स मॉर्गेज लोन इज। जो रिवर्स मॉर्गेज लोन होता है ये आप सभी को पता होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है बैंक की तरफ से। और रिवर्स मॉर्गेज के लिए जब भी कोई वरिष्ठ नागरिक यानी जो सीनियर सिटीजन है जो रिवर्स मॉर्गेज लोन लेते हैं, तो इन्हें कितने पीरियड तक के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 15 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 12 ईयर्स और चौथा ऑप्शन है डी यानी 20 ईयर्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 ईयर्स, दूसरा है 15 ईयर्स, 12 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिवर्स मॉर्गेज लोन। मैक्सिमम पीरियड आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितने समय तक के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा रिवर्स मॉर्गेज में।
तो जो मैक्सिमम आंसर होगा वो डी होगा, यानी 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स। देखिए जब भी रिवर्स मॉर्गेज की बात होती है तो रिवर्स मॉर्गेज लोन अगर हम बात करें तो मिनिमम मिनिमम 15 ईयर्स, मिनिमम 15 ईयर्स से मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिवर्स मॉर्गेज की बात करें तो रिवर्स मॉर्गेज जो लोन होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। रिवर्स मॉर्गेज लोन यानी आरएमएल इनेबल्स आ सीनियर सिटीजन दैट इज अबव एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं अवेल करते हैं periodical payment from a lender against the mortgage of his her house while remaining the owner and occupying the house। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और मेरी एज 60 के ऊपर है। अब मेरे पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे मेरा जीवन यापन चल पाए, बट मेरे पास मेरा मकान या मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं उस मकान या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लेंडर यानी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार ले सकता हूं। और ये पैसा मुझे मतलब एक निश्चित पीरियड के बाद इंटरवल्स में भी बैंक प्रोवाइड कर सकता है ना। अगर हम बात करें तो सिंपल मंथली इंस्टॉलमेंट में भी प्रोवाइड कर सकता है, और जब तक प्रोवाइड करेगा जब तक मुझे इसकी आवश्यकता है। बट ये जो आवश्यकता का जो टाइम पीरियड है ये मैक्सिमम 20 ईयर्स ही हो सकता है। कितना हो सकता है? 20 ईयर्स। ठीक, अगर आप 60 साल की उम्र में लोन ले रहे हैं रिवर्स मॉर्गेज तो आपको 20 साल मिल जाएंगे, और अगर आप 65 साल की उम्र में ले रहे हैं तो आपको 15 साल मिल जाएंगे। सो इसीलिए कहा गया है अगर हम बात करें तो मिनिमम 15 साल से 20 साल तक के लिए आपको रिवर्स मॉर्गेज के तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है। बट मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 20 ईयर्स। कितना होगा दोस्तों? मैक्सिमम 20 ईयर्स। अमूमन 15 से 20 साल की लोन मिलता है, तो इसलिए जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना होगा? 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बैंक मार्केटिंग रिफर्स टू। अब देखिए बैंक में जो मार्केटिंग होती है वो इनमें से किस स्टेटमेंट यानी वो किस चीज को प्रेरित करती है या बताती है? सो बैंक मार्केटिंग रिफर्स टू की जब बात करें, ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन फ्यूचर। तो बैंक को ये पता करना होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट कौन सा है अभी के लिए और भविष्य में भी कहां पर हमें प्रॉफिट उपलब्ध होगा, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो भी प्रॉफिटेबल मार्केट होगा उसको आइडेंटिफाई करना, पहला ऑप्शन। असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड दिन पे दिन बदलती जा रही है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और आप सभी को पता होगा कि कस्टमर जैसे आज से अगर 10 साल पहले देखें तो मैक्सिमम कस्टमर की नीड क्या होती थी? वो अपना सेविंग अकाउंट एक रखना चाहते थे बैंक के साथ या एफडी रखना चाहते थे, लोन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज कस्टमर की नीड में डाइवर्सिफिकेशन आया है बहुत ज्यादा। आज वो होम लोन भी लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन भी लेना चाहते हैं, और अगर बात करें ऑटो लोन भी लेना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट भी लेना चाहते हैं, मतलब वो बैंक की मैक्सिमम सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। तो आज कस्टमर की नीड क्या है और फ्यूचर में ये नीड कितनी बदल सकती है, इसको भी आइडेंटिफाई करना, असेस करना बैंक के लिए एक काम होगा। सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल। अब देखो कोई भी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन जब भी बिजनेस करती है तो वो अपना बिजनेस डेवलपमेंट गोल को सेट करता है एंड मेकिंग प्लान टू मीट देम, और उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान करता है। ठीक है, सो ये तीसरा स्टेटमेंट था, सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड टू डेवलप द प्लान टू मीट देम। ठीक है दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो जो बैंक मार्केटिंग है, बैंक मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये चारों ही बात यानी तीनों ही बातों को वो फुलफिल कर रहा है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो याद रखिएगा बैंक मार्केटिंग किसको रिफर्स करता है? सिंपल है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आज का जो प्रॉफिटेबल मार्केट है, प्रॉफिटेबल मार्केट अभी का या भविष्य में कौन सा मार्केट प्रॉफिटेबल हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना। कस्टमर की नीड को एक्सेस करना, असेस करना, यानी फ्यूचर नीड क्या होगी और प्रेजेंट नीड क्या है उसकी बात हो रही है। तीसरा, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो बैंक की ही बात क्यों ना करें, डेवलपमेंट गोल मतलब जो बिजनेस डेवलपमेंट गोल है उसको सेटिंग करना और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के उनको अचीव करना। ठीक है, सो ये बैंक मार्केटिंग का ही एग्जाम्पल है, प्रोसेस है, जिसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर 4 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट पॉइंट आउट फॉर अ वेल laid strategy for retail banking focusing on customer? Which of the following concept point out
फॉर अ वेल लेड स्ट्रेटजी फॉर रिटेल बैंकिंग फोकसिंग ऑन कस्टमर। आपको इसमें से वो पॉइंट चूज करना है जो रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, कस्टमर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड। जब भी आप अगर बैंक हैं और रिटेल बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर पे जो फोकस करना है उसमें जो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड। देखिए, अगर आप मेरी नीड को नहीं समझेंगे, मैं अगर एक कस्टमर हूं और आप मेरी नीड को नहीं समझेंगे तो आप मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब आप प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे तो आप आप वैसा प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं कर पाएंगे जो मेरी नीड है, तो हमें मैच कैसे कराएंगे। ठीक है, दूसरा है डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड। देयर का मतलब है कस्टमर। सो बैंक को ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए जो कस्टमर की नीड को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। ठीक, तीसरा प्रोवाइडिंग देम विद एफिशिएंट डिलीवरी चैनल अवेलिंग द प्रोडक्ट। अब देखो, बैंकों को ऐसे डिलीवरी चैनल प्रोवाइड करने होंगे जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल कर पाए कौन, कस्टमर। ठीक है, बैंक ने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर दिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और ए के अकॉर्डिंग बैंक ने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर दिए, बहुत सारे बैंक ने प्रोडक्ट डेवलप कर दिए। ठीक, अब ये बैंक है और ये कस्टमर है। ठीक, ये कस्टमर है। अब इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप कर दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट इनके पास पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए चाहिए क्या, डिलीवरी चैनल। क्या चाहिए दोस्तों, डिलीवरी चैनल। तो एप्रोप्रिएट डिलीवरी चैनल होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, जो कस्टमर बैंक में आके बैंकिंग करना चाहे उनको बैंक की ब्रांच और एक्सटेंशन सेंटर उपलब्ध होना चाहिए। जो लोग टेक्नो से भी हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम का प्रयोग करके बैंकिंग की सेवाओं को हम अवेल कर पाएं, तो उनके लिए कैसे होने चाहिए, वर्चुअल डिलीवरी चैनल भी होने चाहिए। सो एप्रोप्रिएट डिलीवरी चैनल बिल्कुल सही पॉइंट कह रहा है, यानी पहला भी पॉइंट सही है, दूसरा बी पॉइंट भी सही है और सी पॉइंट भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट पॉइंट आउट, ये सभी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं रिटेल बैंकिंग में जहां पे कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है। सो इसका भी जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज डी। देखिए, आंसर डी है या बी है से इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में ये है कि हम उस कंसेप्ट को समझ के उन सभी पॉइंट्स को समझ लें, जिससे कि जब परीक्षा में हम बैठे, अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी आगे या पीछे किया जाए, सो आप ऑप्शन को समझ के आंसर लगा पाए। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। कंसेप्ट इज द पावर ऑफ प्रिपरेशन। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन को देख के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल भी होगा, आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिसको भुगतान करना है वो उसमें डिफॉल्ट कर देता है। कौन सा भुगतान, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट इन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन सेगमेंट आर मेनली ड्यू टू। कोई भी कस्टमर है जिसने या तो क्रेडिट कार्ड अवेल कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का जिसे भुगतान करना है, या कोई पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन का भुगतान करना है, और उस भुगतान को वो ड्यू डेट पर नहीं कर पा रहा, यानी जिस तारीख को उसको पैसा वापस करना है वो नहीं कर पा रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो उस डिफॉल्ट के पीछे के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जेन्युइन डिफॉल्ट ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द बोरोवर्स कंट्रोल। पहला ऑप्शन कहता है कि वो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, बोरोवर जो रीपेमेंट है उसे करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पक्ष में ही कंडीशंस नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल। अब देखो ये कब होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 अभी कुछ दिनों पहले आया था, और जब कोविड की लहर आई तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका या तो लोन का ड्यू डेट आ गया होगा, रीपेमेंट करना होगा, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होगा, बट ही वॉज नॉट एबल टू पे, है ना, वो नहीं कर पा रहे थे उस समय पेमेंट। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पक्ष में नहीं था। वो पहले तो अपने जीवन की रक्षा करेंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना, कि पहले बैंक का पेमेंट करेंगे। इसीलिए बैंक ने उस समय बहुत सारे लोगों को मॉराटोरियम की सुविधा उपलब्ध कराई थी या हॉलीडे पीरियड की सुविधा उपलब्ध कराई थी। सो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, या हम नौकरी कर रहे हैं और एकदम से रैंडमली नौकरी चली जाती है, सो हम रीपेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि ये जो रीजन है ये बियॉन्ड द कंट्रोल है। ठीक है, मेरे बस में नहीं है। तो पहला रीजन जेन्युइन हो सकता है। दूसरा, विलफुल डिफॉल्ट वेयर द डिफॉल्ट इज इंटेंशन। ठीक, तो विलफुल डिफॉल्ट का मतलब होता है जानबूझकर, है ना, आप नहीं चुकाना चाह रहे, आपका इंटेंशन है कि भाई ये पैसा मैं नहीं चुकाऊंगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन कहता है एनी ऑफ द अबव, और चौथा कहता है बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, सो अब देखिए इनमें से आपके पास क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है आपको, या पर्सनल लोन का पेमेंट करना है,
और आपका जो रीपेमेंट है वो क्या हो रहा है दोस्तों, डिफॉल्ट हो रहा है। सो इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है, इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है ना, बोथ, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो ए हो सकता है, यानी आप जेन्युइन रीजन है, आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, बियॉन्ड द कंट्रोल है। या फिर दोस्तों बिलफुल डिफॉल्ट हो सकता है, यानी आप जानबूझकर पैसा नहीं चुका रहे। दोनों रीजन एक साथ नहीं हो सकते, यानी दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। एम आई राइट? अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, कंसेप्ट भी आसान है, बशर्ते हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे रिटेल बैंकिंग है क्या, मैं फिर बता दूं आपको, जिन बैंकिंग सर्विसेज या जिन बैंकिंग प्रोडक्ट्स का लाभ आप या मैं या कोई भी आम आदमी इंडिविजुअल उठा सकता है बैंक से, और जो सर्विसेज का लाभ हम लोग उठा रहे हैं और बैंक इसे जो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग। ठीक है, जैसे बैंकिंग की परिभाषा क्या है, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विच कैन बी प्रोवाइड बाय अ बैंक टू अ कस्टमर, वो सभी प्रकार की सेवाएं जो बैंक अपने ग्राहक को देता है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। इसी प्रकार जब किसी इंडिविजुअल कस्टमर, चाहे वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो सकता है, एनी वन सिंगल इंडिविजुअल, है ना, वो जो बैंक से सर्विसेज को क्या करता है, अवेल करता है, ये सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट किसका पार्ट है, रिटेल बैंकिंग का। किसका पार्ट है दोस्तों, रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, है ना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जैसे मैं लोन लेने जाता हूं तो मेरी सबसे पहले क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। सो जो इंफॉर्मेशन, पिछली जो मेरी तैयारी है, जो भी मतलब मेरे लिए एक डेटा तैयार हुआ है क्रेडिट का, उसे कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैक्सिमम वेटेज इज गिवन टू, जब भी आपको जब भी आप लोन लेने जाओगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार होती है उसमें मैक्सिमम वेटेज किसको दिया जाता है, यानी सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया जाता है। पहला ऑप्शन है पेमेंट हिस्ट्री, दूसरा है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, तीसरा है अमाउंट जो आपने लिया है ओड, और चौथा है बोथ बी एंड सी। तो फटाफट आंसर देना है, विच वन इज करेक्ट, फटाफट सभी दोस्तों को आंसर देना है। चलिए आंसर देते जाइए दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल सरल है, जब भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, किसी भी इंडिविजुअल की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो दिया जाता है पेमेंट हिस्ट्री को। किसको दिया जाता है दोस्तों, पेमेंट हिस्ट्री को मैक्सिमम वेटेज प्रोवाइड किया जाता है। देख लेते हैं कैसे। तो आंसर तो आपका हो गया ए। अब इसको हम लोग समझ भी लेते हैं कंसेप्ट। ये देखिए मैं पूरा आपके लिए रिपोर्ट लेके आया हूं जहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी असुविधा होती है पढ़ने में तो आप घबराइएगा नहीं। पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती है। पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध है। जैसा मैंने पढ़ाया होगा सेम एज इट इज वैसी ही पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, डेमोग्राफिक को 10% की तवज्जो दी गई है, न्यू क्रेडिट को भी 10% की तवज्जो दी गई है, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री को 15% की तवज्जो दी गई है, और अगर बात करें टोटल क्रेडिट को 30% की तवज्जो है, लेकिन वहीं अगर हम पेमेंट हिस्ट्री को देखें तो 35% की क्या दी गई है, तवज्जो। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो दिया गया है पेमेंट हिस्ट्री को। किसको दिया गया है, पेमेंट हिस्ट्री को। सबसे पहले डेमोग्राफिक समझ लेते हैं। डेमोग्राफिक में एज का कंसर्न होता है, पिन कोड, जियो, रिस्क इंडिकेटर की बात होती है, नंबर ऑफ आईडीज, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इन सब की बात यहां पे होती है। न्यू क्रेडिट की बात करें, नंबर ऑफ टाइम ऑफ रीसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज, आपने लोन के लिए कितनी बार इंक्वायरी की, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम सिंस रीसेंट अकाउंट ओपनिंग बाय अकाउंट टाइप, आपने कौन सा अकाउंट खोला है, कब से आपका अकाउंट चल रहा। नंबर एन, प्रोपोर्शन ऑफ रिसेंटली ओपनड अकाउंट बाय अकाउंट टाइप। ठीक है, सो ये आपका न्यू क्रेडिट में आ जाता है। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री में टाइम सिंस अकाउंट ओपन, आपका अकाउंट कितने लंबे समय से बैंक के साथ चल रहा है। टोटल क्रेडिट, टोटल बैलेंस ऑन अकाउंट, आपके अकाउंट मतलब जो भी आपको पेमेंट करनी है वो कितना बैलेंस है। पेमेंट हिस्ट्री, अकाउंट पेमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। डे पास्ट ड्यू, पिछले पहले आपके क्या क्या ड्यू है। नंबर ऑफ पास्ट ड्यू अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन विच पेमेंट वॉज मेड, ठीक है। राइट ऑफ सेटलमेंट, सूट्स एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो किसको दी गई है, पेमेंट हिस्ट्री को। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो पेमेंट हिस्ट्री को दोस्तों प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल आसानी से टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जहां पे कुछ क्वेश्चन सरल भी होंगे लेकिन
मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट टू डिसीज्ड डिपॉजिटर एंड टू रिलीज पेमेंट टू द सर्वाइवर और नॉमिनी? आपको बताना वो मैक्सिमम टाइम कितना होगा जिसमें जो आपका सेटलमेंट्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या तो सर्वाइवर को या नॉमिनी को। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा है 21 डेज, चौथा है 30 डेज। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है और एक्स का अकाउंट चल रहा है, एक्स का क्या चल रहा है दोस्तों, अकाउंट चल रहा है, और इसमें कुछ अमाउंट है, मान लीजिए इस अकाउंट में कुछ अमाउंट है, ठीक समझिएगा। अब एक्स की डेथ हो जाती है या भगवान ना करे कोई ऐसी परेशानी हो जाए, डेथ हो जाती है, तो जो इनके सर्वाइवर हैं, अगर ये ज्वाइंट अकाउंट होगा एक्स और वाई का, एक्स प्लस है वाई माइनस है, अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है तो वाई यहां पे क्या बन जाएंगी, सर्वाइवर। ठीक है, वाई क्या बन जाएंगी, सर्वाइवर। और अगर ये ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, सिंपल एक्स का है, तो इन्होंने किसी को अपना नॉमिनी बनाया होगा, क्या बनाया होगा, नॉमिनी। तो उस नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी वो कोई भी हो सकता, पुत्र भी हो सकता, पुत्री भी हो सकती, जिसको इन्होंने नॉमिनी बनाया, वाइफ भी हो सकती है। सो नॉमिनी, अब इनकी डेथ के बाद जो ये अमाउंट है ये कितने दिन में सेटल हो जाएगा, या तो सर्वाइवर के अकाउंट में या फिर नॉमिनी के अकाउंट में। जब से ही ये अपनी क्लेम के सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं तो कितने दिनों के अंदर ये क्लेम सेटल्ड हो जाएगा, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन और 30 दिन। फटाफट आंसर देना है कौन सा आंसर सही है। तो आप सभी को बता दें मैक्सिमम 21 डेज में ये अमाउंट सेटल्ड हो जाएगा। कितने, 21 डेज होना चाहिए इसका आंसर। क्या होना चाहिए दोस्तों, 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होना चाहिए 21, 15 डेज, 21 डेज होना चाहिए। चलिए, 21 दिन में सेटल्ड हो जाता है, इसका आंसर 21 डेज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 डेज, रुकिए एक सेकंड में देख लूं जरा। चलिए इसका 15 डेज लगाते हैं, देखते हैं। बैंक विल सेटल द क्लेम रिस्पेक्ट टू द डिसीज डिपॉजिट एंड रिलीज पेमेंट टू द सर्वाइवर नॉमिनी इन केस ऑफ अकाउंट विद सर्वाइवर नॉमिनी विद अ पीरियड ऑफ 15 डेज। बिल्कुल सही है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लेम सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ proof of death of the depositor and suitable identification of the claimants to the bank's satisfaction। कुल मिला के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे बैंक सेटिस्फाइड हो जाता है, उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद 15 दिन के अंदर ये अकाउंट सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, 21 डेज नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सॉरी 21 डेज नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो दूसरा था, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे नॉमिनी और सर्वाइवर के पास अकाउंट ट्रांसफर होना है, मतलब अमाउंट ट्रांसफर होना 15 दिन में हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया अगला। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। द टाइम लिमिट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बोरोवल अकाउंट इज डेज। देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन था, प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर था। द टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफर ऑफ बोरोवल अकाउंट इज, अगर कोई अकाउंट है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो टाइम लिमिट क्या होगी, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम लिमिट आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 21 दिन है। ठीक है, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर 15 डेज था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 21 दिन है। आपका अकाउंट 21 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। 21 दिन के अंदर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफर हो जाएगा। इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बोरोवल अकाउंट, किसी भी बोरोवल अकाउंट के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट अगर आती है, आइदर फॉर्म ऑफ द बोरोवर or form a bank or financial institution which proposes to take over the account, the consent or otherwise that is objection of the bank if any will be conveyed within 21 days from the date of receipt of the request। कुल मिला के 2 लाइन में समझ लीजिए, जो भी रिसिप्ट है, टाइम लिमिट की अगर बात करें तो जो ट्रांसफर ऑफ बोरोवल अकाउंट है वो 21 डेज में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, 21 डेज में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जिसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। यानी अगर हम बात करें तो जब नॉमिनी के पास जो पैसा जाना है, नॉमिनी के पास जो पैसा जाना है वो कितने दिन में जाएगा, 15 डेज में। ठीक है, और बोरोवल अकाउंट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कितने दिन में मैक्सिमम हो जाएगा, 21 दिन में। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आसपास थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी अ मोबाइल बैंकिंग कस्टमर कैन नॉट यूज, इनमें से कौन सी फैसिलिटी है जो मोबाइल बैंकिंग कस्टमर यूज नहीं करता है, जो मोबाइल बैंकिंग कस्टमर यूज नहीं करता है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर देना है।
इनमें से कौन सी फैसिलिटी है जो मोबाइल बैंकिंग कस्टमर यूज नहीं करता है? पहला ऑप्शन है फैसिलिटी फॉर यूजिंग बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, यानी किस कहीं से भी बैंकिंग फैसिलिटी का उपभोग कर सकता है। ऑप्शन टू पे यूटिलिटी बिल्स एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट ऑफ द सेम बैंक एंड अदर बैंक, ठीक है, अदर बैंक, ठीक। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी क्या कहता है? फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग कैश एनीवेयर एनी टाइम। और चौथा यानी डी ऑप्शन क्या कहता है? बैलेंस इंक्वायरी एंड फैसिलिटी फॉर शॉपिंग एंड पेइंग थ्रू मोबाइल। आप अपने मोबाइल से बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये डी है। ए में फैसिलिटी आप कहीं से भी बैंकिंग की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, है ना, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। ऑप्शन टू पे यूटिलिटी बिल, आप अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने यूटिलिटी बिल को पे कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। और सी कह रहा फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल कैश एनीवेयर एनी टाइम, कहीं से भी आप किसी भी समय कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको बता दें मोबाइल बैंकिंग से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, मोबाइल बैंकिंग से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते? कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ फैसिलिटी अंडर द मोबाइल बैंकिंग। ओके, मोबाइल बैंकिंग के तहत आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, बकाया सभी काम आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीबीपीएस, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का इनमें से कौन सा एडवांटेज है? विच वन इज द एडवांटेज ऑफ बीबीपीएस, ठीक है। पहला, मल्टीपल पेमेंट मोड, आपके पास मल्टीपल पेमेंट मोड है। बी, पेमेंट ऑफ बिल एनीवेयर एनी टाइम, आप अपने बिल का भुगतान किसी भी समय कहीं से भी कर सकते हैं। टाइमली गारंटीड सेटलमेंट्स बिटवीन पार्टीज, ये भी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत क्या होता है, आप अपने बिल्स को कहीं से भी किसी समय भुगतान कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम को डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑल काइंड ऑफ बिल पेमेंट, यानी सभी प्रकार के बिल का क्या किया जा सकता है? भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इंटेंड टू बिल्ड an interoperable service through our network of agents enabling multiple payment modes along with instant generation of receipts of payment, और आपको तुरंत उस पेमेंट की रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट ई केवाईसी, विच वन, जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? विच वन, ठीक है, ये विच वन है। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट ई केवाईसी, तो ई केवाईसी तो सभी ने सुना होगा, पहले केवाईसी होता था, फिर ई केवाईसी आ गया, अब वीडियो केवाईसी भी आ गया। क्या आ गया है? वीडियो केवाईसी भी अवेलेबल है आपके लिए। सो ई केवाईसी का मतलब होता है डिजिटलाइज यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। सो ई केवाईसी और द डिजिटलाइज वर्जन ऑफ नो योर कस्टमर, ई केवाईसी क्या है? डिजिटलाइज वर्जन है आपके नो योर कस्टमर का, केवाईसी का, यानी अपने ग्राहक को पहचानो। ऑथोराइज्ड एजेंसीज सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस आधार कार्ड इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई नेम, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा। ऑनलाइन केवाईसी इंक्रीज द टाइम टेकन टू ऑनबोर्ड कस्टमर्स। eKYC has made it easy for customers and financial institutions to open a bank account और invest money। इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है, बिल्कुल आसान शब्दों में आप बता सकते हैं which one is wrong और which one is not correct with the eKYC। eKYC इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बता दें eKYC के आने से आपका टाइम इंक्रीज नहीं हुआ है, आपका टाइम डिक्रीज हो गया। यानी इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू, तो यहां पे जो वर्ड लिखा ना इंक्रीज द टाइम टेकन टू ऑन बोर्ड, नो इट इज डिक्रीज द टाइम टेकन टू ऑन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे इंक्रीज वाली लाइन गलत है, अगर यहां पे डिक्रीज होता तो आपके सभी ऑप्शन सही हो जाते और आपका आंसर होता ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था? सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उसके पहले आपको eKYC के बारे में थोड़ा सा बता दें। eKYC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यानी नो योर कस्टमर इज एन कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये एक कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस है।
ऑथराइज एजेंसीज, जिनको भी ये ऑथराइज किया जाएगा, जो एक्सेस कर सकते हैं क्या, आधार कार्ड इंफॉर्मेशन, आपका नाम वेरीफाई करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। दिस इज डन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स आइडेंटिटी, प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो यहां से आप कस्टमर की आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो फ्रॉड एक्टिविटीज हैं उनसे आप बच सकते हैं अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल। ऑनलाइन केवाईसी ऑल्सो हेल्प रिड्यूस, इंक्रीज नहीं, रिड्यूस द टाइम टेकन टू ऑन बोर्ड कस्टमर्स। सो ये आप एक बार ई केवाईसी भी सुन लीजिए सभी दोस्तों, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और यही क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाता है तो करने में हम थोड़ा सा असमर्थ या थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए हर एक जहां जहां से आपका जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में हर एक जगह पर नजर पहुंचाना पड़ेगा, है ना, और वहां से क्वेश्चन आपके लेकर आने होंगे, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई की रेंज है, जो प्रिपरेशन की रेंज है, वो थोड़ी सी वास्ट हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, है ना, ब्रॉड रेंज होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कार और ऑटो लोन। इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। अगर आप कार लोन या ऑटो लोन लेने जा रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो बात आती है उस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनके संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, विच वन इज रॉन्ग। चलिए पहला है, आर रेजिडेंट ऑफ इंडियन, यानी इंडियन भारत का नागरिक होना चाहिए, अबव द एज ऑफ 18, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। आ सैलरीड प्रोफेशनल, कोई भी सैलरीड प्रोफेशन है जो सैलरी ले रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यानी खुद का बिजनेस कर रहा है, और आप बिजनेस ओनर, किसी बिजनेस का मालिक, अर्निंग एट लीस्ट 15,000 पर मंथ, कम से कम 15,000 रुपए कमा रहा हो। चौथा है क्रेडिट वर्दी विद अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो कोई भी लोन लेंगे आपका क्रेडिट वर्दी होना जरूरी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए कार लोन के लिए, ये भी सही है। अब जो मामला फंसा वो सी में फंसा, मतलब अगर या तो यहाँ पे सही होना चाहिए आंसर या तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या सैलरीड पर्सन को, सैलरीड प्रोफेशनल को क्या कार लोन नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को या प्रोफेशनल को क्या कार लोन नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। किसी बिजनेस ओनर को क्या कार लोन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इनको मिलेगा तो वो मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए? यहां पे लिखा है 15,000 पर मंथ, बस यहीं पे स्टेटमेंट गलत है। एटलीस्ट 25,000 उसकी अर्निंग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25,000 एटलीस्ट उसकी अर्निंग होनी चाहिए दोस्तों। सो यहां पे जो ऑड स्टेटमेंट है वो क्या है? सी है। नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सा है? सी है। ठीक है, चलिए तो आप एक बार देख सकते हैं, मैंने वो सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को यहां पे लिख दिया है। आर रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, अर्निंग मिनिमम 25,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए, अवेलेबल फॉर आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी। जब सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है तो ई केवाईसी की बात आती है, वीडियो केवाईसी की बात आती है। इन इंडिया ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन एंड वीडियो केवाईसी प्रोसेस, है ना, क्रेडिट वर्दी विद अ गुड क्रेडिट स्कोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रेडिट स्कोर ही सबसे पहले चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन 13 आ चुका है और क्वेश्चन 13 कहता है विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, होम लोन के अंदर अगर आप होम लोन अवेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो टॉप स्कीम है उसमें सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में? पहला ऑप्शन कहता है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। सरकार ने अपने जब इस स्कीम को लॉन्च किया तो उन्होंने साफ साफ कहा था 2022 तक सभी के पास मकान होने चाहिए। ठीक है, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंपेन थीम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सरकार की जो कैंपेन थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, इसके ऊपर आपको केस स्टडी भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रोवाइड लोअर इनकम, इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट एंड मिडिल इनकम कंज्यूमर्स विद अफोर्डेबल हाउसिंग। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो केंद्र सरकार है वो जो कम आय वाले वर्ग के लोग हैं या जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हैं, या मिडिल इनकम कंज्यूमर्स है, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है। द केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1971 टू द सेटिस्फाई द हाउसिंग नीड ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तीसरा स्टेटमेंट है द हाउसिंग
स्कीम इज अवेलेबल फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन विद अ फ्यू डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो गांव के लोगों को भी शहर के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब यहां पे जो ऑड वन है, नॉट ट्रू है, वो है सी। क्यों सी है? क्योंकि केरला में भी केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हाउसिंग की स्कीम चल रही है, जिसे 1971 में एस्टेब्लिश किया गया। और दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री आवास योजना। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड नहीं है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। सबसे पहले, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का इनिशिएटिव है, इन विच अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द अर्बन पुअर विद अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउस बाय 31 मार्च 2022। सो इस ऑब्जेक्ट के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को स्टैब्लिश किया गया और इसे लॉन्च किया गया 2015 में। 2014 में जो वर्तमान सरकार है, जिसका सेकंड टर्म चल रहा, स्टैब्लिश होती है। 2015 में स्कीम को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च कौन करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कौन करते हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये स्कीम चल रही है। हरदीप सिंह पुरी साहब इसके क्या है? मंत्री हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वेश्चन और अबाउट द स्कीम। अब हम लोग क्या करेंगे? केस स्टडी की बात करेंगे। केस स्टडी छोटी सी है, बिल्कुल सिंपल है, और ये भी केस स्टडी प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर बेस्ड है। और ये पूरी केस स्टडी में बेस्ड, इस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और ये तीनों क्वेश्चन जो प्रेस रिलीज्ड है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उससे उठाए गए हैं। ठीक है, सीधे सीधे बने हैं। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एम फॉर द अर्बन एरियाज विद फॉलोइंग कंपोनेंट ऑप्शंस टू स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीज। पहला पॉइंट क्या है? स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डिवेलपर्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग लैंड एंड आ रिसोर्स एज अ रिसोर्स। सो जो भी लैंड या जमीन है वो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, स्लम्स को उनको रिहायशी मकान देने की बात की गई है। प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हाउस प्रोवाइड किया जा सके। प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लिए, थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इसके तहत सब्सिडी भी है। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन ऑन एनहेंसमेंट। ठीक, तो ये 4 स्टेटमेंट इसी स्कीम से उठाए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सेंट्रल ग्रांट ऑफ रुपीज हाउ मच पर हाउस ऑन एन एवरेज विल बी अवेल अंडर द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। चलिए, तो आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है पर हाउस के लिए। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.3 लाख या 27, 2.7 लाख, 2.7 लाख। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, विच वन इज करेक्ट? 1 लाख, 1.5 लाख या 2.3 लाख या 2.7 लाख पर यूनिट या पर हाउस? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 लाख पर हाउस। क्या है सही आंसर? 1 लाख पर हाउस। ठीक है, सेंट्रल ग्रांट रुपीज 1 लाख पर हाउस ऑन एन एवरेज विल बी अवेलेबल अंडर द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंडर द क्रेडिट लिंक interest subsidy component, what will be the interest subsidy on housing loan availed up to a tenure of 15 years will be provided to EWS और LIG categories? ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, इनमें से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा 15 साल के लिए? 5.6 पहला ऑप्शन है, 5.6 दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 6.5, तीसरा कहता है 5.8% और चौथा कहता है 8.5%। सो विच वन इज करेक्ट? फटाफट बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? सो क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 15 और आपको देना है 15 का आंसर। तो कौन सा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सो जब आप प्रेस रिलीज पढ़ेंगे वहां पे साफ साफ लिखा है 6.5%। क्या लिखा है? 6.5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ तो यहां पे साफ साफ लिखा है 6.5%। अंडर द क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट
subsidy component, interest subsidy of 6.5% on housing loan avail up to tenure of 15 years will be provided to EWS LIG categories। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है। सेंट्रल असिस्टेंस एट व्हाट रेट per house for EWS category will be provided under the affordable housing in beneficiary led individual house construction or enhancement। तो कितने रुपए की बात यहां पे की गई है, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट आंसर दीजिए सभी दोस्तों। तो यहां पे हम आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए की बात की गई है। 1.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। 1.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आपका अलग है क्वेश्चन। विच वन इज नॉट a silent feature in लोक अदालत आर एज अंडर। सो लोक अदालत के जो साइलेंट फीचर है इनमें से वो कौन सा है जो साइलेंट फीचर नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कोर्ट फी इज इन्वॉल्व। लोक अदालत जब भी ऑर्गेनाइज की जाती है उसके तहत कोर्ट फीस आपको पे करनी होती है। दूसरा, लोक अदालत टू सेटल बैंकिंग डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अमाउंट अप टू 20 लाख। लोक अदालत के तहत जो डिस्प्यूट है वो 20 लाख रुपए तक के सुलझाए जाते हैं। Decrees passed by it have legal status and are binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any court against the award। लोक अदालत में जो भी निर्णय या जो भी अवार्ड दिया जाएगा उस अवार्ड के तहत उसे लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें बी इज द करेक्ट आंसर एंड सी इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। अगर हम ए की बात करें, कोर्ट फीस इज इन्वॉल्व, सो यही स्टेटमेंट गलत है। लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके आगे आपको सिर्फ एक वर्ड लगाना था, नो कोर्ट फी इज इन्वॉल्व इन लोक अदालत। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट, यानी इट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लोक अदालत फीचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच वन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विच वन इज आर करेक्ट विद रिगार्डिंग इशूज विद द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी डीआरटी की बात करें, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, तो जो इशूज होते हैं डीआरटी के साथ, है ना, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, मोस्ट डीआरटीज आर ओवर बर्डन, यानी मैक्सिमम डीआरटीज के ऊपर ओवरलोड है, अतिरिक्त वजन है, अतिरिक्त काम है जिसको नहीं कर पा रहे। विद सम ट्रिब्यूनल इन मेजर सिटीज हैंडलिंग फॉर मोर केसेस इट कैन आइडियली हैंडल एट अ गिवन टाइम। ठीक है, लेस देन 40 डीआरटीज आर एस्टेब्लिश राइट नाउ, इस समय वर्तमान में लगभग 40 डीआरटीज हैं। एंड दे आर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ केसेस, और ये 40 सफिशिएंट नहीं है कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ केसेस को हैंडल कर पाए। ठीक है, हैंडल द लार्ज वॉल्यूम केसेस अराइजिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जो केसेस देश भर में आ रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आपको आंसर देना है। ए इज द करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, और डी नन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट आंसर देना है। विच वन इज करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में कौन सा आंसर आपका सही है, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपके मतलब पॉइंट्स भी पढ़ता जा रहा हूं और आंसर भी देता जा रहा हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें, दोनों ही बात सही है डीआरटी के रिगार्डिंग। डीआरटी के ऊपर मैक्सिमम केसेस हैं जिसके तहत उनको ओवरबर्डन का सामना करना पड़ रहा है, और लगभग 40 डीआरटी है भारत में, और जो कि सफिशिएंट नहीं है कि सभी केसेस को सॉल्व कर पाए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़िए और आंसर देते जाइए, फटाफट पढ़िए और आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई रूपी टू द कंज्यूमर। देखिए ई रूपी का फायदा कॉर्पोरेट के लिए भी है, ई रूपी का फायदा कंज्यूमर के लिए भी है। चूंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया, शायद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी को बता दें कि विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई रूपी टू द कंज्यूमर। अब आपको इसमें से सही आंसर देना है। पहला, चूंकि ई रूपी कॉन्टेक्टलेस है, बेनिफिशियरी शुड नॉट कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ द वाउचर। आपको कोई भी वाउचर का प्रिंट आउट लेके नहीं जाना है, आपको या तो एक मैसेज आएगा या क्यूआर कोड आएगा जिसके तहत आप अपना भुगतान ले पाएंगे। बी पॉइंट कहता है इजी रिडेम्पशन, जो आपको वाउचर मिलेगा उसका रिडेम्पशन आसान है।
3 स्टेप रिडम्पशन प्रोसेस, 3 स्टेप का रिडम्पशन प्रोसेस इसमें। सी कहता है सेफ एंड सिक्योर, बेनिफिशियरी डज नॉट नीड टू शेयर पर्सनल डिटेल, आपको कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है, जिसका जो मतलब वाउचर आएगा उस वाउचर को रिडम्पशन कराया जा सकता है ना, प्राइवेसी आपकी सुरक्षित रहेगी। और डी, नो डिजिटल और बैंक प्रेजेंस रिक्वायर्ड, आपको बैंक प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंज्यूमर रिडीमिंग द वाउचर नीड नॉट हैव अ डिजिटल पेमेंट ऐप और अ बैंक अकाउंट, इसके लिए ना तो आपको कोई ऐप चाहिए डिजिटल, ना ही कोई बैंक अकाउंट चाहिए, बस आप वाउचर जाइए लेके संबंधित विभाग या संबंधित कार्यालय में, आपको उसके सब्सिडी या उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस स्टेटमेंट में आपको बताना विच इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द ई रूपी। ठीक है, सो यहां पे जो करेक्ट नहीं है वो है 3 स्टेप रिडम्पशन, यहां पे होना चाहिए 2 स्टेप रिडम्पशन। कितने स्टेप का है? 2 स्टेप रिडम्पशन है, ना कि 3 स्टेप। सो इसका जो रॉन्ग आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है वो बी है, ई रूपी के हिसाब से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी है। ठीक है, 3 स्टेप की जगह क्या होना चाहिए? 2 स्टेप। क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 स्टेप रिडम्पशन। क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 स्टेप रिडम्पशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट अ करेक्ट अबाउट टैक्स बेनिफिट अंडर होम लोन। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स रिडम्पशन मिलता है, टैक्स में अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको टैक्स में रिडम्पशन मिल जाएगा अलग अलग फैसिलिटीज के तहत। तो आपको बताना इसमें से कौन सा होम लोन के तहत गलत है, जो टैक्स रिडम्पशन मिलता है उनमें से कौन सा गलत है, इसमें आपको बताना है। फटाफट सभी दोस्त बताते जाइए, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द टैक्स बेनिफिट अंडर होम लोन। होम लोन के तहत जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उन टैक्स बेनिफिट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है? नंबर ए, सेक्शन 24B अलाउ अ डिडक्शन ऑफ INR 2 लाख फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेक्शन 24B के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो आप होम लोन का पेमेंट कर रहे हैं उस पर। बी पॉइंट कहता है सेक्शन 80EE इज एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000, यानी सेक्शन 80EE के तहत आपको 50,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलता है होम लोन में। सी कह रहा है अंडर द सेक्शन 80C द इनकम टैक्स एक्ट द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस या होम लोन इज ₹2 लाख। तो यहां पे 80C के तहत कहा जा रहा है जो प्रिंसिपल है। देखिए, जब भी आप होम लोन पे करते हैं, क्या करते हैं पे, अगर आप होम लोन पे करते हैं तो आप 2 तरीके से करते हैं। आप इसकी क्या करते हैं? EMI पे करते हैं। और EMI में क्या इंक्लूड होता है? एक तो आपका इंटरेस्ट, क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है। दूसरा आपका प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। सो आपको इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन है, जो फायदा है, वो 24B के तहत मिलता है। किसके तहत? 24B के तहत। और यहां पे आपको मैंने बताया मैक्सिमम 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए तक का मिलता है। ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो प्रिंसिपल पे आपको मिलेगा वो 80C के तहत मिलेगा। किसके तहत? 80C के तहत। और यहां पे जो मैक्सिमम आपको रिडम्पशन मिल सकता है वो मिल सकता है 1.5 लाख। कितना मिल सकता है? 1.5 लाख। कितना मिल सकता है दोस्तों? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपीस का आपको रिडम्पशन मिल सकता है। ठीक, याद रखिएगा। सो अब यहां पे जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2 लाख रुपए। कितना लिखा हुआ है? 2 लाख क्वेश्चन में दिया गया है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए था आपका? 1.5 लाख। यहां पे अगर 1.5 लाख लिखा होता तो आपका सभी सही हो जाता, तब आपका आंसर लग जाता डी ऑल करेक्ट। क्या लग जाता दोस्तों? डी ऑल करेक्ट। तो होम लोन में आपने देखा होगा, एक तो 24B के तहत आपको लाभ मिलता है, एक 80EE के तहत आपको लाभ मिलता है। किसके तहत? 80EE के तहत। ठीक है, और एक आपको 80C के तहत लाभ मिलता है। तो ये याद रखिएगा, तीनों में आपको कितने रुपए तक का लाभ हो सकता है, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ करेक्ट अबाउट टैक्स बेनिफिट अंडर होम लोन? तो ये वाला तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। चलिए, बैंक लोन अप टू अ लिमिट पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अंडर प्रॉपर्टी सेक्टर। PSL टारगेट दिया गया है सभी बैंकों को, और PSL के तहत अलग अलग सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करने की बात की जाती है।
पीएसएल के तहत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अमाउंट देने की बात की गई है दोस्तों। सो पीएसएल के तहत पर बोरोवर कितना रुपए तक मिल सकता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कोई भी बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो लोन की लिमिट क्या होगी पर बोरोवर? किसके लिए? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फटाफट आंसर दीजिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होगी वो लिमिट? फटाफट आंसर देते जाइए दोस्तों। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़। तो आपने देखा होगा कि 2020 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएसएल प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग को अपडेट गाइडलाइन जारी किया। क्या? अपडेटेड गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक दोस्तों, और उन गाइडलाइंस के तहत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 5 करोड़। लेकिन यहां पे भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है समझ लेते हैं। बैंक लोन अप टू लिमिट 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सिटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट, हाउसहोल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट द हाउसहोल्ड लेवल एक्सेट्रा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया? स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, है ना। इन सब की बात करें तो पर बोरोवर कितना रुपए दिया जा सकता है बैंक के द्वारा? 5 करोड़। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट जो ऐड किया गया, क्योंकि कोविड भी आ गया था, लोन अप टू लिमिट ऑफ ₹10 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। सिर्फ 5 ही करोड़ नहीं, 10 करोड़ का भी लोन मिल सकता है। कैसे? पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कोई भी बोरोवर 10 करोड़ का लोन ले सकता है अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करता है या डेवलपमेंट करता है, जैसे हॉस्पिटल बनाना। ठीक है, लेकिन ये 10 करोड़ का लोन तभी मिलेगा जब वो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के तहत क्या हो? रजिस्टर्ड हो। किसके तहत रजिस्टर्ड हो? आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड हो। टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स के लिए, टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फटाफट क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रांच इज द प्राइमरी डायरेक्ट चैनल दैट ड्राइव्स रिटेल बैंकिंग बाय द फॉलोइंग रीजन। थोड़ा सा, हाँ ठीक है, द ब्रांच इज द प्राइमरी डायरेक्ट चैनल दैट ड्राइव्स रिटेल बैंकिंग बाय द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा रीजन है। द ब्रांच टेंजिबलाइज्ड द इंटेंजिबल नेचर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं बैंक के द्वारा दी जाने वाली जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक सर्विस है। क्या है? तो सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल की फैसिलिटीज आपको नहीं है क्योंकि वो इंटेंजिबल होते हैं। लेकिन जो बैंक की ब्रांच होती है, फिजिकल लेआउट होता है, वो एक टेंजिबल फीलिंग प्रोवाइड करता है कस्टमर को। दूसरा, अ गुड ब्रांच एम्बियंस इनहेंस द फील गुड फैक्टर। ठीक, एक अच्छा ब्रांच एम्बियंस गुड फैक्टर को फील कराता है। कम्युनिकेशन हैपेंस डायरेक्टली विद द बैंक स्टाफ एंड द कस्टमर। कस्टमर डायरेक्ट जाके बैंक स्टाफ से कम्युनिकेशन कर सकता है, बात कर सकता है। चौथा कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी ब्रांच है, प्राइमरी डायरेक्ट चैनल है ना, वो कहीं ना कहीं रिटेल बैंकिंग में जो फायदा पहुंचाता है वो सभी लेवल पे पहुंचाता है, ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सो दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट एंड यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो इट इज अ टूल टू अट्रैक्ट द ओल्ड जनरेशन क्लाइंट। ये गलत होगा, इट इज नॉट अ टूल, डायरेक्ट आंसर ही लिखा है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट एंड यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग का जो यूज है, कहीं ना कहीं जो ओल्ड जनरेशन क्लाइंट्स हैं वो फिजिकल चैनल, जो ओल्ड जनरेशन क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं, ये क्या चाहते हैं? इनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है फिजिकल चैनल। कौन सा चैनल? फिजिकल चैनल। फिजिकल चैनल का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे ब्रांच, या अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन सेंटर। कौन सा सेंटर? एक्सटेंशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज नॉट अ बेसिकली द यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग बट इजी एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल डिलीवरी चैनल है मोबाइल बैंकिंग, क्योंकि आसान है, लेसर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और कंपेयर टू द अदर चैनल, और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एज कंपेयर टू एटीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट चैनल बट नॉट अ रिमोट चैनल।
देखिए जब भी आप डिलीवरी चैनल, जब भी आप हमारी क्लास करेंगे, हम आपको मतलब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पे जैसे ही हम मॉड्यूल सी में जाएंगे, मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में, तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे डिलीवरी चैनल। डिलीवरी चैनल में आप देखेंगे जो डिलीवरी चैनल होते हैं, डिलीवरी चैनल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल चैनल होता है, कौन सा? फिजिकल चैनल, ठीक है। और एक होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल, ठीक। वर्चुअल या इसी को कहा जाता है रिमोट। क्या कहा जाता है? रिमोट। या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। तो ये दो प्रकार के चैनल होते हैं। फिजिकल चैनल में मैंने अभी आपको बताया, यहां पे आपकी ब्रांच आ जाती है और आपका आ जाता है एक्सटेंशन सेंटर्स, जो एक्सटेंशन काउंटर खोले जाते हैं। और जब वर्चुअल की हम बात कर रहे होते हैं तो वर्चुअल में आपके पास आ जाता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम्स। क्या आ जाते हैं? एटीएम्स आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये चित्र हमेशा याद रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, हमेशा मिलेंगे। तो यहां पे उन्होंने पूछा है फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट चैनल बट नॉट अ रिमोट चैनल। डायरेक्ट चैनल यहां पे अगर ऑप्शन देखें, मैं कह रहा क्वेश्चन भी नहीं है। और अगर आपको रीजनिंग में जैसे कहा जाता है ना, चूज द ऑड वन, तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, तो ऑड वन क्या है? ब्रांच। सो ब्रांच इज अ फिजिकल चैनल, ये एक फिजिकल चैनल है दोस्तों। बकाया तीनों ऑप्शन जो लिखे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन आर नॉट अवेलेबल इन फिजिकल चैनल इन सर्विस डिलीवरी। तो जब सर्विस डिलीवरी की बात होती है फिजिकल चैनल में, तो इनमें से कौन सा इंटरवेंशन ऐसा है जो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मतलब जहां पे ह्यूमन का प्रयोग नहीं होता, इंसान का प्रयोग नहीं होता है? पहला, इंटरनल कस्टमर स्टाफ ऑफ द ब्रांच, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मार्केट पर्सनल, यहां पे भी ह्यूमन यूज हो रहा है, यहां पे भी ह्यूमन यूज हो रहा। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स या एजेंट्स, ये भी यहां पर भी ह्यूमन की जरूरत है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में ह्यूमन की जरूरत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फॉरेन बैंक्स सिटेड इन द टॉपिक which entered in retail banking activities when not able to achieve the business objective। फॉरेन बैंक की अगर बात करें तो फॉरेन बैंक जो हैं वो रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज में एंट्री करते हैं, बट अगर वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? अब वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक है और वो किस में आया? फॉरेन बैंक आया किसके लिए? रिटेल बैंकिंग के लिए, ठीक है। रिटेल बैंकिंग के लिए आया, इसने अपना एक गोल अचीव किया था, गोल सेट किया था कि मैं इतनी इनकम करूंगा, ठीक। अगर इस गोल को वो अचीव नहीं कर पाता है तो क्या होगा? क्या वो कंटिन्यू करेगा विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल? उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी क्या कैरी ऑन करेगा? मूव आउट ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस से बाहर आ जाएगा। चेंज देयर फोकस फॉर सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस और नन ऑफ द अबव। सो फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें, अगर उन्हें लगता है कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे तो मूव आउट करते हैं उस बिजनेस से। वो क्या करते हैं? मूव आउट करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बीएनपी परिवास प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं कुछ बैंकों के, या आपने एक और देखा होगा, अगर बात करें तो आरबीएस ने भी मतलब अपना जो रिटेल बैंकिंग का बिजनेस है वो आगे छोड़ दिया था दूसरे बैंक के सामने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है मूव आउट ऑफ द बिजनेस। अगला क्वेश्चन, सपोज यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड ऑर्डर अ हैमबर्गर, आप एक हैमबर्गर के लिए ऑर्डर करते हैं। द कैशियर और वेटर आस्क यू डू यू वांट फ्राइड विद दैट, आप क्या इसके साथ कोई फ्राइड लेना चाहेंगे? इन दिस केस यू आर बीइंग, आप इसमें से किसका सामना कर रहे हैं? क्या वो क्रॉस सेलिंग का सामना कर रहे हैं, अप सेलिंग का कर रहे हैं, डाउन सेलिंग का, या साइड सेलिंग का? सो डाउन और साइड सेलिंग तो कुछ नहीं है क्योंकि यहां पे बढ़ने की बात आ रही। अब आ रही क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग, जब कोई कंपनी अपने उत्पाद के साथ किसी और कंपनी का उत्पाद आपके लिए बेचती है या उपलब्ध कराती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस सेलिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मोबाइल फोन के साथ हेडफोन बेच दिया जाए, ये क्रॉस सेलिंग है। लेकिन अगर आप एप्पल का कोई फोन लेने जाते हैं और उस फोन की कीमत 50,000 है, लेकिन जब आप शॉप पे गए और उसी शॉपकीपर ने आपको वही एप्पल कंपनी का फोन जो 1,00,000 रुपए का वो सेल कर दिया, तो उसे अपसेलिंग कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपसेलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टाई अप, टाई अप का मतलब समझौता होता है। आर नॉट एंटर्ड इनटू बाय बैंक फॉर
बल्क सेल ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, एसेट्स का मतलब लोन, इनमें से किस लोन के लिए बैंक टाई अप नहीं करते, इनमें से किस लोन के लिए बैंक टाई अप नहीं करते, फटाफट आंसर देना, इनमें से किस लोन के लिए बैंक टाई अप नहीं करते हैं, होम लोन, ऑटो लोन, सीसीओडी अकाउंट और एजुकेशन लोन। होम लोन के लिए बिल्डर्स के साथ टाई अप किया जाता है, किसके साथ, बिल्डर्स के साथ टाई अप किया जाता है। ऑटो लोन के लिए एजेंसीज के साथ, किसके साथ, एजेंसीज के साथ टाई अप किया जाता है। एजुकेशन लोन के लिए स्कूल, स्कूल तो नहीं लिखना चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज लिख दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ या कॉलेज के साथ किया जाता है टाई अप। लेकिन सीसी और ओडी के लिए ऐसा कोई टाई अप आपको देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द टाइप ऑफ एडवांस, ये किसका टाइप है, एडवांस का, शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसा उधार लिया जाता है। मैक्सिमम इसका लाभ बिजनेसमैन उठाते हैं करंट अकाउंट पर, लेकिन अगर हम बात करें तो ओडी आपको सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट पर भी उपलब्ध कराया जाता है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम लाभ करंट अकाउंट यूजर्स के लिए है जो कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके लिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, वो कौन सी स्टेज होती है जहां पर कोई प्रोडक्ट ब्रेक इवन यानी जो उसमें खर्चा हुआ है उतना पैसा या उससे आगे कुछ प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है। पहला इंट्रोडक्टरी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ स्टेज या डेवलपमेंट स्टेज। चलिए अगर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ा होगा तो वहां पे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ा होगा, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा आपके पास 4 स्टेज होती हैं। अगर हम इसको सेल का नाम दे दें और इसको टाइम, ये ग्राफ अगर हम सेल और टाइम के बीच में बनाएं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस कंडीशन में आता है, ये ग्राफ बनता है। शुरुआत की जो स्टेज होती है इसे इंट्रो स्टेज कहते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। फिर वो प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, किसमें, ग्रोथ में, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी स्टेज में चला जाता है, मैच्योरिटी में, ठीक, और फिर वो आ जाता है डिक्लाइन स्टेज में, ठीक है, डिक्लाइन स्टेज। तो अगर हम आपसे देखें तो इन्होंने पूछा है कि ब्रेक इवन अपना निकाल ले और ग्रोथ, तो वो स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ग्रोथ, ठीक है। मैक्सिमम अर्निंग, मैक्सिमम अर्निंग की बात करें, मैक्सिमम अर्निंग की बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज पे होता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के साथ, जब वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे, अगर उसके साथ हम कोई ऑगमेंटेड प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं या उसके साथ कोई वैल्यू एडेड सर्विस ऐड नहीं करते हैं तो कंपटीशन के पार्ट पे कहीं ना कहीं वो बाद में डिक्लाइन स्टेज पे जा सकता है। सो यहां पर अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि मैक्सिमम अर्निंग आपके प्रोडक्ट से मैच्योरिटी स्टेज पर ही होती है, ठीक है। सो ग्रोथ स्टेज इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेबिट कार्ड आर, डेबिट कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या है, डेबिट कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या है दोस्तों, फटाफट आंसर देना है। देखिए पहला ए ऑप्शन कहता है पेमेंट्स फॉर परचेज आर डायरेक्टली डेबिट इनटू द अकाउंट, अकाउंट से पैसा कटता है, बिल्कुल सही कटता है। कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम आर डेबिटेड टू द अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है, जो भी कैश विड्रॉल आप करोगे वो अकाउंट से इमीडिएट कट जाएगा। पेमेंट मेड फॉर परचेज यूजेस विल बी डेबिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। और डी कहता है बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका सही आंसर होगा डी, बोथ 1 and 2, यानी ए और बी इज करेक्ट, ए और बी इज करेक्ट, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे आपको ये क्रेडिट कार्ड की क्वालिटी है, ये किसकी क्वालिटी है, क्रेडिट कार्ड की क्वालिटी है, क्रेडिट कार्ड का फीचर है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये थी आज की हमारी क्लास जो हम आपके लिए लेके आए थे दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आई होगी। आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, मात्र 1499 रुपए में कंप्लीट टीम है और आपकी तैयारी कंप्लीट तरीके से कराई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, एक एक स्टेटमेंट, एक एक यूनिट, एक एक मॉड्यूल। और अगर आप 1 ईयर महापैक लेना चाहते हैं तो आप महापैक में भी जुड़ सकते हैं, जितने भी बैचेस आएंगे वो सब आपको इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे और इसकी कॉस्ट है मात्र 2999 रुपए। महापैक है, 30 अप्रैल तक के लिए ऑफर वैलिड है क्योंकि इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसके बाद इनकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे इन कोर्सेज से। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप सभी लोग अपने एग्जाम के लिए अब तैयार होंगे क्योंकि आपके एग्जाम
के लिए बस अब 1 वीक का समय ही रह जा रहा है। तो अब आपको अपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की तैयारी करनी है और पेपर 4 के बीच में गैप है, उस गैप में मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, सो फटाफट करेंगे तैयारी, क्वालिफाई करेंगे अपना जाइब एग्जाम और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में कोशिश की जाएगी या कोशिश कर रहे हैं कि 60+ मार्क्स आपके आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों।